नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मैं अजय जैन आपके साथ। कई बार हमें पेरेंट्स की शिकायत आती रहती है कि स्कूल कहीं ना कहीं जाति कर रहा है। आज हम बैठे हैं अलका पब्लिक स्कूल बाबापुर रोड पर स्थित है और कुछ बातें हमने रखी कि किस तरीके से हम अपने अभिभावक अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। एक बार एक एक करके बात भी करूंगा और जानूंगा और समझूंगा कि किस तरीके से आज के जो ये स्कूल हैं ये जाति बरत रहे हैं। लेकिन एक बात और निकलकर सामने आई कि छोटे स्कूल जो गली मोहल्ले में बहुत ही प्राइमरी लेवल पर चल रहे होते हैं और एक दौर था, एक समय था कि हर गली में आपको एक स्कूल नज़र आता था। जब ये स्कूल खोले जाते थे तो लोग इसको व्यापार की नज़र से देखते थे कि एक नया व्यापारी गली में आया है और अपना व्यापार कायम करेगा। जिस स्कूल में आज हम बैठे हैं ये भी करीबन 25 साल पुराना है। कभी फादर और मदर ने सर की स्टार्ट किया होगा और आज तक मैं लास्ट ईयर की बात करें तो 150 से 200 स्टूडेंट्स इसमें थे और इस साल 50 से 70 स्टूडेंट्स इस समय गैदरिंग है। कुछ असमंजस की स्थिति यहाँ बनी कि इन जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या ये कहें पढ़ाने वाले अभिभावक भी गरीब हैं और ये इन स्कूलों की भी माली हालत बहुत कमज़ोर है। जब बात हम जिन स्कूलों के लिए हम लड़ाई लड़ते आए हैं इन स्कूलों के पास अथाह दौलत होती है, लेकिन कई पेरेंट्स जब इन जैसे स्कूलों के लिए हमसे गुहार लगाते हैं और जब मैं मिलने आया तो मेरी बात जब सर से हुई तो पूरी व्यथा क्रिएट हुई और जानूंगा एक एक करके बात करते हैं। सर से ही जान लेते हैं कि किस तरीके से अपना पक्ष हमारे सामने रखते हैं। जी सर। नमस्कार, मैं दिनेश जैन, अलका पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल प्लस ईस्ट दिल्ली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। छोटे स्कूलों को मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। जैन साहब जो कि पेरेंट्स की कई समस्याएं लेके मेरे पास आए तो उनका पक्ष सही था, लेकिन मैंने उन्हें सिक्के के दोनों पहलू दिखाने की कोशिश की कि सभी तरह के स्कूल हैं। एक हमारे स्कूल भी हैं जहाँ हमने 3 महीने की मार्च के लास्ट में जब कोरोना का पूरा प्रकोप भी ढंग से नहीं हुआ था, लेकिन हमें समझ में आ गया था कि ऐसा प्रकोप होना है। ये अप्रैल मई जून 3 महीने की फ़ीस हमारे स्कूल ने पहले से ही अनाउंस कर दी कि हम माफ़ कर रहे हैं पेरेंट्स की। और अभी भी अब अक्टूबर चल रहा है, अभी भी कई बच्चों की बाकी के जो महीने बचे उनमें से आधे महीनों की भी फ़ीस नहीं आई है। और हमारे पास जो बच्चे पिछले साल लगभग 200 बच्चे थे, अब मात्र 50, 55, 60 बच्चे रह गए हैं। इनमें से भी कई बच्चे ऐसे हैं जो खाली किताब ले गए हैं और उनकी 1 महीने की क्या 1 दिन की फ़ीस भी नहीं आई है। तो आज हम किस समस्या से गुज़र रहे हैं ये जैन साहब को मैंने दिखाया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कहने से समझ में नहीं आती। जब हम उसे धरातल पर देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सच्चाई क्या है। तो मुझे लगता है कि जैन साहब को अब हमारे स्कूल की जो समस्याएं हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें दिखाई दे रही है कि हाँ किस तरह से हम टीचर्स को खर्चा दें, बिजली का बिल दें, पानी का बिल दें, हाउस टैक्स दें और कैसे हम अपने स्कूल का गुजारा चलाएं। और अपने मैं यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो पेरेंट्स भी क्या करें, वो अभिभावक भी क्या करें जो अपने बच्चों को आपके जैसे बाकी स्कूलों में पढ़ा रहा है। गरीब तो वही है। देखिए, यदि मैं बड़े स्कूलों की बात करूं जो डीपीएस जीडी गोयनका या संस्कृति जैसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उन पेरेंट्स के पास बैंक बैलेंस है और यदि आज इस पेंडेमिक में कोई प्रॉब्लम बन भी गई है तो आने वाले समय में थोड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन जो अभिभावक आपका है शायद उसके साथ तो पहले भी दिक्कत थी और इसमें तो और ज़्यादा दिक्कत बन गई और अब आगे क्या होगा नहीं जानता। मैं जैन साहब की बात से पूर्णतया सहमत हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य देश का कि जो पैसे वाले लोग हैं वो हाय हाय कर रहे हैं जी, और जो गरीब लोग हैं वो बेचारा घर में बैठा है, शायद वो घर में भी नहीं है, गांव में चला गया है
और उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। हम लोग भी सुनना चाहते हैं, हमने 3 महीने फीस माफ़ कर दी, अब इससे ज़्यादा तो हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह समझते हैं ये जो पेट है रोटी मांगता है, स्टाफ जो है वो सैलरी मांगता है, हम कहाँ से दें। हाँ, इस समय मैंने कई बार सरकार से गुजारिश की, ट्विटर के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए सरकार से, अपने अधिकारियों से, अपने एमसीडी के अधिकारियों से, अपने एमसीडी के नेताओं से, कि आप इनकी मदद करें। यदि सरकार कहती तो सरकार हमारी मदद करती, हमें कुछ मदद दे देती, हमारे कुछ खर्चे उठा लेती। उन्होंने तो बिजली, पानी, हाउस टैक्स तक माफ़ नहीं किया, बल्कि उल्टा बढ़ा दिया। तो मैं तो ये हैरान हूँ कि कैसे हम इनकी मदद करें, सरकार इसमें कोई हमारी मदद नहीं कर। बड़ी असमंजस की स्थिति है। और ये बात लगातार हमने भी उठाई कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ लोगों से अपील की जा रही है कि आप देश की मदद करें, ये जो सत्ताधारी लोग हैं जिनके हाथों में देश की बागडोर है, उन्होंने क्या मदद करी? एनजीओज ने खाना बांट दिया, दिल्ली पुलिस ने खाना बांट दिया, और लोग, प्राइवेट संस्थान थे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने खाना बांट दिया। दिल्ली सरकार के जब खाने की बात आई तो उस खाने की क्वालिटी आपको नज़र आई। और केंद्र सरकार ने तो बस राशन कह रहे पहुंचाया है, वो पहुंचा है नहीं पहुंचा है, हमें तो समझ में नहीं आया क्या 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 मानसिकता और किस मनोदशा के साथ काम देख रहे हैं। मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। मैंने एक ये बात रखी थी कि सरकार यदि हमारे स्कूल का सिर्फ खर्चा उठा ले, साल का टीचर्स की सैलरी, बिजली पानी का बिल, हाउस टैक्स, जो हमारे ऊपर खर्चा है, हम स्कूल उनके लिए चला सकते हैं। वो जितनी हमारे यहाँ सीटें हैं उतने बच्चे हम उनके लिए पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। शायद क्योंकि जो खाना बांटा गया सरकार के द्वारा या सरकार के एनजीओ द्वारा, तो वहाँ 500 लोगों का खाना बांटा गया, लेकिन बंटता 50 लोगों का था। वो खाना भी किस क्वालिटी का था वो सबको पता है। तो वहाँ शायद कुछ कमाई हो सकती थी, लेकिन इस चीज़ में शायद उन्हें कमाई नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ, इन्हें साफ तौर पे पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ जाता। तो ये उनके लिए शायद जो है नुकसानदायी रहता। मुझे समझ में नहीं आता, जहाँ सरकार एक बच्चे पे 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करती है। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में मैं ये जो आंकड़ा बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एक सरकारी स्कूल का जो खर्चा है लगभग 7200 रुपये का खर्चा एक बच्चे के ऊपर सरकार उठाती है। तो 7200 रुपये का खर्चा यदि सरकार उठा रही है, और अब ये जो बच्चे ज़्यादातर सरकारी स्कूल में ट्रांसफ़र होंगे। 7200 रुपये पर मंथ का खर्चा है। अच्छा, ये 7200 पर मंथ का खर्चा है, क्योंकि टीचर्स की सैलरी बहुत मोटी होती है सरकारी स्कूल में। वहाँ जो खर्चा होता है, कुछ दिखाया जाता है, कुछ नहीं होता है, सब तरह के खर्चे होते हैं। तो वो सब मिला के एक बच्चे पर देखिए, मैं आपको हंसी आ रही है कि मेरे बच्चे सेंट मैरी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जिस क्षेत्र में हम हैं उसमें सेंट मैरी क्रिश्चियन का नाम अपने में एक बहुत बड़ा नाम है। 8th क्लास का बच्चा है, 8600 रुपये पर मंथ की फ़ीस है सर, और शायद इस एरिया का बहुत बड़ा स्कूल है। तो 7200 रुपये पर मंथ का खर्चा सरकार के अकाउंट से कट जाता है उस बच्चे के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और कहा जाता है कि हमारा बच्चा तो सरकारी में पढ़ रहा है। ये सच्चाई है कि इस समय सरकारी व्यवस्था, बेशक हमारे कोई भी नेता कुछ भी कहे, लेकिन एक माँ बाप अपनी मर्जी से सरकारी स्कूल में नहीं भेजता है। ये आप छाती पे हाथ रख के कह सकते हैं। कोई नेता भी अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहता, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला टीचर भी अपने बच्चों को सरकारी टीचर स्कूल में क्यों नहीं भेजना चाहता। कितनी बड़ी विडंबना है ये। फिर खर्चा जा कहाँ रहा है? मैनेजमेंट नहीं है लोगों का। मैं कुछ और बात भी कहना चाहता हूँ कि सरकार जब कहती है कि सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया हो रहा है, सरकार क्यों सरकारी नौकरों को पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसा देती है? आपको पता होगा एक बच्चे पर सरकार जो है, जो सरकारी नौकर है, सरकार क्यों देते हैं पैसा? ये बंद क्यों नहीं किया जाता? आप जो एजुकेशन का जो पैसा जो है इनको बांटा जाता है, उन्हें सख्ती से कहा जाए भी आप सरकारी स्कूल में पढ़िए भाई, हमारे स्कूल बेस्ट है। और हमने बहुत खर्चा भी कर रहे हैं, तो वो 7200 पर मंथ का खर्चा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? और EWS में आप प्राइवेट स्कूलों में भेजते हो, ये भी क्यों खींच रहे हो? ये भी बंद करो। ये पैसा भी आप जो है प्राइवेट स्कूलों को क्यों दे रहे हो?
अपने स्कूल में पढ़ाइए, क्यों भेज रहे हो आप हमारे स्कूल में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी देखिए ये स्थिति बड़ी साफ हुई कि एजुकेशन सेस के नाम पर सरकारी महकमे या जो नेता लोग होते हैं उनके बच्चों को शिक्षा का एक पैसा मिलता है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। क्यों भाई, जब आपके अपने स्कूल्स हैं, और क्यों ऐसे ही मेडिकल का पैसा दिया जाए जब सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, तो ये पैसा किस लिए बर्बाद किया जा रहा है। और अभी भी एक बात और आई, EWS कोटा जो प्राइवेट स्कूलों के पास एक 25% एक कंपाइल होता है कि आपको EWS कोटे के अंदर पढ़ाना पड़ेगा। क्यों भाई, जब आपके पास सरकारी स्कूल्स हैं तो उन बच्चों को आप कहिए कि आप हमारे पास आ जाइए। आप तो 7200 रुपये खर्च करें ना, ये स्कूल तो मात्र 1000 रुपये, 1100, 1200 रुपये बढ़ा रहा है। तो इसकी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है बहुत डाउन होगा। आपकी स्टैंडर्ड तो बहुत अप है, क्योंकि आप तो 7200 रुपीज़, 7200 रुपये पर मंथ खर्च करें। एक और विडंबना मैं समझाना चाहता हूँ, जब भी किसी भी डिपार्टमेंट को किसी भी तरह की कोई परेशानी आई, चाहे वो मान लीजिए बिजली दफ्तर, बिजली का जो डिपार्टमेंट है, जब भी इनको नुकसान या लॉस हुआ तो ये तुरंत भागे भागे सरकार के पास चले गए और जी हाहाकार मच गया, जी हमें कुछ दीजिए। और ऐसे ही पानी का जो डिपार्टमेंट जब भी लॉस हुआ सरकार के खाते में, तो शिक्षा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब एक पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई और स्कूलों के साथ एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वो स्थिति अब काबू से शायद बाहर है, तो क्यों सरकार सामने आकर नहीं हेल्प कर पा रही है? मैं बड़ा ही दुखी हूँ और आश्चर्यचकित हूँ कि हमारे दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं वो एक सौतेला व्यवहार करते हैं प्राइवेट स्कूलों से। और बुरा मत मानना, प्राइवेट स्कूलों से ही नहीं, प्राइवेट स्कूलों में भी दो खेमे हैं, एक बड़े स्कूलों का, एक छोटे स्कूलों का। अभी लास्ट ईयर मैंने एक शिक्षक दिवस मनाया जिसमें मैंने हमारे इनवाइट किया कि उसमें कम से कम 50 स्कूल वाले जो हैं वो सम्मानित किए गए थे और लगभग 60-70 स्कूल वाले उसमें आए थे। तो मैं चाहता था कि हमारे जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं वो उसमें आए और हमारे छोटे स्कूलों को, जो कि दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने छोटे स्कूलों, क्योंकि सरकार हमारी कोई भी हमें सम्मानित नहीं करती, छोटे स्कूलों को लायक नहीं समझा जाता, बड़े बड़े स्कूलों को बुलाकर उनको सम्मानित किया जाता है, बड़े बड़े नेता सम्मानित करते हैं, उनके स्कूलों के फंक्शंस में जाते हैं। लेकिन हमारा जहाँ इतने सारे स्कूल वाले और जो शिक्षक दिवस के पर हम उन्हें इनवाइट करते, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था, वो एक सैलून जाने के लिए जहाँ पर 5-10 लोग मुश्किल से थे या 50 लोग होंगे जो भी थे, उनको वो सम्मानित करने के लिए वो पहुँच गए। लेकिन जहाँ एक टीचर, जो एक अध्यापक, जो राष्ट्र का निर्माता है, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं था। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि जिस राज्य में शिक्षा को कुछ नहीं समझाता, शिक्षक को कुछ नहीं समझा जाता, उस देश का क्या होगा ये मेरी समझ में नहीं आता है। जैसे कि अभी जो एक खेमा बढ़ गया, पहले तो खैर मैं थोड़ा सा स्कूल पे आरोप लगाना चाहता हूँ कि एक समय, शायद ये समय सबने देखा हो कि बड़ा ही लॉयल कस्टमर होता है अभिभावक, और जैसा आपने कह दिया ये बुक, ये किताबें, ये ड्रेस, ये जूता, ये टाई, ये बेल्ट, सब आप ही लोग प्रोवाइड कराते हैं। और जिस समय ये सब कुछ था उस समय कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं आ रही थी, सबका अपना अपना काम चल रहा था। और जैसे ही ये पैंडमिक हुआ या ये जो कहर कोरोना ने अपने पूरे विश्व में बरसाया, और देश भी छूता नहीं है, तब सबने हाहाकार मचाया। तो ऐसा तो नहीं है कि 25 साल से स्कूल चल रहा था लॉस में चल रहा होगा, ये एक ही साल है। तो क्या स्कूलों के पास इतना भी फंड नहीं है कि कम से कम एक साल लॉस में ही सही, कम से कम जो आपका एक लॉयल कस्टमर है, जो केवल और केवल आपका है, उस पर थोड़ी मेहरबानी कर लो? सर, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैंने अभी आपको बार बार बता रहा हूं कि हमारे यहाँ दो तरह के स्कूल हैं, एक छोटे स्कूल, एक बड़े स्कूल। देखिए, छोटे स्कूलों को मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि छोटे स्कूलों ने अपने सभी पेरेंट्स को फुल सपोर्ट किया है। किसी ने, मैं तो ऑन पेपर मेरा तो नाम जो है अखबारों में आया है कि सर ने 3 महीने की फ़ीस माफ़ की है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों ने, मैं कहता हूँ सारे स्कूलों ने 3-3 महीने की फ़ीस ही माफ़ नहीं की है। कई स्कूलों ने तो अब तक 15 दिन की, यानी आधी फ़ीस माफ़ कर दी कि जब तक स्कूल नहीं खुलेगा हम आधी फ़ीस माफ़ कर रहे हैं, आप आधी फ़ीस दीजिए क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो इसके अलावा ड्रेस वगैरह कोई खर्चा तो इस साल हुआ ही नहीं है।
तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हमने नहीं लिया, कोई भी हमने इससे ज़्यादा मदद बताइए आप क्या चाहते हैं हमारे से। लेकिन जहाँ बड़े स्कूलों की बात है उसका ना मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ना मैं उनके बारे में बात करूँगा, ना उनके खर्चों के बारे में मैं जानता हूँ। तो इसके बारे में आप स्वयं बात करें और उनसे ही पूछें तो अच्छा रहेगा। लेकिन हमने छोटे स्कूलों ने पूरी तरह से पेरेंट्स का साथ दिया है। आप अगर कोई सुझाव देना चाहें हम आपके उसको भी ध्यान दे देंगे। लेकिन मैं एक बात से मैं निराश हूँ कि सरकार ने हमें कोई सहायता नहीं दी, किसी प्रकार की सहायता नहीं दी। मैंने बड़ी कोशिश की कि हमारे इन गरीब बच्चों का कुछ भला हो जाए। मैंने कई बार अपनी बातों को नेताजी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इन बातों को सुनना तो दूर, करना तो दूर है, वो सुनना भी पसंद नहीं करते क्योंकि शायद इसमें उन्हें कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता। और मैं एक बात और कहूँगा कि पेरेंट्स आज भी सरकारी स्कूल में मजबूरी में गया है। जैसे उसके पास पैसा आना शुरू हो जाए, रिक्शे वाले, मजदूर, हमारे स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे, बड़े बड़े वकीलों के, डॉक्टरों के, इंजीनियरों के, अधिकारियों के, उनके बच्चे हमारे छोटे स्कूलों में नहीं आते हैं। वो गरीब बच्चे ही आते हैं। सब्जी बेचने वाला, हमें पता है वो परेशान है। हम जो मदद कर सकते थे हमने की, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है, हमारी भी एक सीमा है। हम उससे ज़्यादा हम भी नहीं कर पाएंगे। हमने सरकार से कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी हमें फ़ायदा क्या बच्चों को उम्मीद लग रही है कि कुछ हो पाएगा या बस। अच्छा, सिचुएशन भी इस तरह से हो गई कि जो कंटिन्यूटी थी एजुकेशन की वो टूट गई। बच्चे भी इस समय विचलित है, विलक्षित है, नहीं समझ पा रहे क्या होगा। तो कुछ लग रहा है कि कुछ हो पाएगा या बस ये सेशन बेकार है? देखिए, जो आशा है मैं कहता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान जो करता है अच्छा करता है। हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छा हो। बहुत सारे लोग घमंडी हो गए थे कि पता नहीं हम लोग क्या हैं, लेकिन इस नेचर ने दिखा दिया कि भाई मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आप होंगे, कुछ भी होंगे, अरबपति होंगे, लेकिन हॉस्पिटल में भी आपको सीट लेने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस के तल्ले करने पड़ेंगे। बड़े बड़े अधिकारी वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, लेकिन आज उनको भी जो है एडमिशन हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के लिए उन्हें भी पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। और बड़े बड़े लोगों की हम अखबार में और न्यूज़ में सुनते हैं कि कैसे कैसे वो परेशान हुए। तो मैं तो आशा तो फिर भी यही है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। और मैं माता रानी से, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो दुख हमने झेला है अब उससे आप समाप्त करें और इस महिषासुर रूपी इस दानव को, इस बीमारी को समाप्त करें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि सरकारी कोई नेता यदि वो चाहे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी कदम उठाना चाहें तो मेरे पास कुछ सुझाव हैं। कुछ सुझाव ही नहीं है, मैं उनके साथ भी हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर स्कूल खोलना केवल पैसा कमाना नहीं है, देश सेवा भी है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें भी अपना समझे। और कुछ इस तरह के सुझाव मैं देना चाहता हूँ कि आज पेरेंट्स सरकारी स्कूल में विश्वास नहीं करता, और वो क्यों नहीं करता वो आपको पता होगा। आपके स्कूल में कमी है, खूबी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो क्यों नहीं जाना चाहता ये आपको जानना चाहिए। और यदि वो प्राइवेट स्कूल में भी जानना चाहता है तो आपको क्यों आपत्ति है? आप क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों को अपने साथ लेते, उनकी मदद करते? और वो जो खर्चा जो पेरेंट्स, गरीब व्यक्ति है जो नहीं दे भी रहा है, तो आप उस पैसे को आप सरकार जो है स्कूल वाले को क्यों नहीं देती है डायरेक्ट? मेरे स्कूल का 7 साल का पैसा EWS का आज तक नहीं मिला है। मैंने कितने लेटर डाले हैं, कितना मैंने काम किया है आपको मैं बता दूं। और इसके बावजूद भी मैंने डायरेक्ट हमारे जो DCPCR के हेड हैं अनुराग कुंडू जी, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, हमारे जो मेयर हैं, हमारे जो एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन, मैं सबके पास गया हूँ, किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया। सभी किसी ना किसी कानून या किसी ना किसी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं कि भाई ये दिल्ली सरकार के हाथ में है या दिल्ली प्रशासन के हाथ में है। मेरी समझ में नहीं आता कि यदि आप छोटे स्कूलों का 7-7 साल तक का पैसा आप बैठे रहोगे तो कोई भी स्कूल आपके जो EWS के जो बच्चे आते हैं उन्हें खुशी खुशी क्यों एडमिशन देगा? और यदि वो एडमिशन नहीं देगा तो बच्चे फिर वो कहाँ जाएंगे? तो आप लोगों की नीतियाँ ही गलत हैं, आप लोगों का सिस्टम ही गलत है। आप लोग चोर स्कूल वालों को ठहराते हो जबकि चोर आप लोग हो, क्योंकि आप जनता के पैसे को दुरुपयोग करते हो। टैक्स पेयर कौन है? मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं पैसा देता हूँ, आप मेरे पैसे को बर्बाद करते हैं। आप लोग क्यों सरकारी स्कूल चलाना चाहते हैं? आप प्राइवेट स्कूलों को ही चलाइए।
आप प्राइवेट स्कूलों को गोद ले लीजिए। आप जो पैसा, क्योंकि आप तो 7200 रुपये खर्च करते हैं, मैं 1100 रुपये में पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे 1100 रुपये फीस मुझे टाइम से देना नहीं चाहते। अगर आप 1100 रुपये मुझे फीस दे दें, मैं अपने स्कूल में जितने बच्चे सारे फ्री पढ़ा दूंगा। और फ्री नहीं पढ़ा रहा, आपसे पैसे ले रहा हूँ। आपके यहाँ जो व्यवस्था, आप तो टीचर की सैलरी या सरकारी नौकरी की सैलरी हर साल, हर 2 साल 5 साल बाद बढ़ा देते हो। आपके पास तो सरकार का, जनता का पैसा, टैक्स है, उसको आप बर्बाद कर देते तो कैसे भी। लेकिन एक जो गरीब व्यक्ति नौकरी करता है किसी कहीं पर, क्या उसके भी पैसे इतने बढ़ते हैं? आपने कभी ये सोचा है? कहाँ से लाए? अगर आज 7th पे स्केल देने लगूँ अपने टीचर्स को, मुझे बताइए मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मैं किसकी जेब काटूं? मैं किसका गला काटूं? किस बैंक को लूटूं? आपके पास तो, आप तो कभी भी जेब काट लेते हैं, हमारी टैक्स पेयर की जेब काट लेते हैं। आपके पास तो अधिकार है, अपनी सैलरी आप अपने आप बढ़ा लेते हैं। लेकिन मेरे ये जो पेरेंट्स हैं, क्या वो 1100 से 5000 रुपये फीस दे पाएंगे? आपने कभी ये सोचा? आप उठ पटांग कानून प्राइवेट स्कूलों पे लागू कर देते हो। अरे आप पर जो अपने लागू करने आप कीजिए, लेकिन सरकार प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं को तो रखिए, देखिए तो सही क्या समस्या है उनकी। आपके पास तो विपक्ष है बोलने के लिए, लेकिन कभी भी आप कानून बनाते जो प्राइवेट स्कूलों पे, कभी आपने प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों को बुलाया कि हम ये कानून पास करना चाहते हैं, इसकी जो है पक्ष विपक्ष में आप बात कीजिए, आप प्रैक्टिकल बात तो कीजिए। प्रैक्टिकल क्या समस्या है उन्हें जानने की कोशिश की आपने? कभी नहीं की। क्यों नहीं जानना चाहते? अगर पेरेंट्स कोई आपके पास समस्या लेके जाता है, आप उसकी समस्या सुनिए, लेकिन सामने टीचर की भी या स्कूल वाले की समस्या भी सुनिए कि भाई क्या कारण है कि वो क्यों परेशान है, क्यों परेशान कर रहा है। क्या यदि आपको लगता है वो गलत है तो आपके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन यदि वो सही है, जेन्युइन है, तो आप उसकी मदद कीजिए। मैं ये नहीं कहता पेरेंट्स को तंग किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी पेरेंट्स हूँ, मैं भी, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी नहीं सब कुछ वही कर रहा हूँ जो और करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। यदि सरकार 7200 रुपये एक बच्चे पे खर्च करते सर, तो क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चों को वो क्यों नहीं पढ़ाती? ये शिक्षा देने का काम हमारा नहीं है, ये सरकार का काम है। सरकार इसमें हमारी मदद ले, हम पेरेंट्स को मदद देंगे। पेरेंट्स की जेब से 1 रुपया नहीं जाएगा, उसे क्या दिक्कत है? उसे फ़ायदा होगा, उसकी मर्जी है, वो प्राइवेट में जाए, वो सरकारी में जाए, जहाँ से फ़ायदा लगेगा वो वहाँ पढ़ाएगा जी। तो सरकार जो है कुछ इस तरह की नीतियाँ बनाए जिससे पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो, टीचर को भी फ़ायदा हो, हमें भी नुकसान ना हो, हाँ, और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा हम दे पाएँ। कुछ इस तरह का कंपटीशन होना चाहिए फेयर, जिसमें अब हमारे स्कूल से बच्चे जाते थे, पहले जो एक कंपटीशन होता था बच्चों का, उसमें सरकारी स्कूल के बच्चे भी आते थे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आते थे। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, जो है प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे आते थे उन्हें 1 रुपया नहीं मिलता, केवल एक सर्टिफिकेट मिलता है, और जबकि सरकारी स्कूल के बच्चों को पैसे देते हैं। ये क्या है? आपने जो है प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चों को अलग कर दिया है। आपने जो है, मेरे यहाँ पैसे वाले बच्चे वही बच्चे आते हैं जो आपके सरकारी स्कूलों में जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को आपका सिस्टम समझ में नहीं आता, वो आपके यहाँ फ्री वो खाना नहीं लेना चाहते, फ्री ड्रेस नहीं लेना चाहते, आप सब कुछ फ्री बांट रहे, फिर भी वो आपके स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते। ये तो आपके लिए शर्म की बात है कि वो बच्चे आज भी 500 से लेकर और 1500 रुपये तक की फ़ीस वाले छोटे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और आप इन्हें अपने स्कूलों को सही करने के बजाय आप हमारे स्कूलों पर आप जो है लांछन लगाते हैं, हमें तंग करते हैं, तरह तरह से परेशान करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते। कमर्शियल तुमने बिजली कर दी, अरे क्यों कमर्शियल बिजली कर दी, पानी कर दिया, कमर्शियल हाउस रेस्ट कर दिया। एक तरफ तो आप कहते हो कि हम 1 रुपया कमा नहीं सकते, अरे क्यों नहीं आप कमाने की बात करते हो? आप प्राइवेट स्कूलों को आप संस्था क्यों चलाएगी? आप एक व्यक्ति, सच्चाई जो है वो आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं, देखो वो क्या है, ये मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता, लेकिन सच्चाई सबको पता है कि ये एक शिक्षा का माध्यम है। जो हम अच्छी शिक्षा लोगों को देते हैं तभी लोग हमारे यहाँ आते हैं। ज़रूर हम जो है काम करते हैं, उत्पादन करते हैं, हम स्कूल का भविष्य बनाते हैं। आपको मैं बताऊं, एक बार ऐसा कुछ रूल आ रहा था कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे, तो सरकारी स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उसकी आंखों में आंसू आ गए कि यदि आपके बच्चे मेरे यहाँ छठी में नहीं आए तो मेरा 10वीं का रिजल्ट कैसे जाएगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो 5वीं के सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं उन्हें कोई उनसे आशा नहीं होती, उन्हें यही होता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ आ जाएँ तो हमारे स्कूल का रिजल्ट उठ जाए, और ये सच्चाई है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ दिनेश जैन जी, और मैं बार बार एक बात को कहता हूँ कि ये बात शायद सरकार के कान तक पहुँचेगी या नहीं। यदि पहुँच भी जाएगी तो इन बहरे कानों पे शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस गूंगी ज़बान से एक शब्द बाहर नहीं आएगा। लेकिन गुहार
हम बार बार लगाते रहेंगे। और आपसे भी निवेदन करते हैं कि यदि आपको लगता है कि इस गूंगी बहरी सरकार को चेताना है तो शेयर करते रहिए, आगे तक पहुंचाते रहिए। यदि आपके दिल की बात, आपके मन की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप ये बात आगे तक पहुंचाएं।